देखिए, इस लेक्चर में हम बहुत ही ब्रीफली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर दे रखा था। वो देखने के लिए आप में से जो लोग देख लिए हैं उनको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आप में से वैसे लोग जो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश वो लेक्चर जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजा था, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वही लेक्चर देखना है। अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, वो मैं पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, और समझ में यदि आएगा भी तो उस तरीके से नहीं आएगा जैसा आप समझना चाहते हैं। खैर, तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है और जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रीफली दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रीफली यदि आप समझ लेंगे कि आखिर ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप आगे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है उसको आप कर पाएंगे और वो आसान हो जाएगा आपके लिए। यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो बाद में एडवांस लेवल पे जाकर के आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ाने का मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि जो बेसिक चीज है, जो बेसिक है, वो क्लियर हो जाए। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, उसमें आपको रटने और रटाने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ से शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक सिविल लॉ का पार्ट है। जैसे जब हम लॉ को डिवाइड करते हैं क्रिमिनल और सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में कहते हैं कि ये ऑफेंस हो गया और उसमें फिर पनिशमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब्ड होती है। लेकिन जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो सिविल लॉ में इस तरीके की चीजें नहीं होती है। सिविल लॉ में यहाँ पे इंडिविजुअल ही इफेक्टेड होता है, जबकि क्रिमिनल लॉ में सोसाइटी एज ए होल इफेक्टेड होता है। सिविल लॉ में हम बात करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल लॉ का यदि पार्ट है, तो यदि मेरे और आपके बीच में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें मैक्सिमम कितने लोग अफेक्टेड हो सकते हैं? या तो मैं हो सकता हूं या तो आप हो सकते हैं। दो पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यदि हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो वहां पे आप ऑफेंस करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, पूरे सोसाइटी में वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, एक डर का माहौल उत्पन्न करता है। यदि किसी का रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का और कोई ऑफेंस होता है, चोरी हो जाती है समाज में, तो आप देखते होंगे कि पूरे समाज के लोग वहां पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हो गया, वैसे हो गया, डर का माहौल बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है। लेकिन जब सिविल लॉ की बात करते हैं तो मैक्स क्या होगा, हमारे एक मैं पार्टी हूं, एक और कोई है, तो दोनों इफेक्टेड होगा। यदि मैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने पूरा नहीं किया, तो या तो मैं इफेक्ट होऊंगा या आप होंगे इफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। यदि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है, मैंने अपना काम कर दिया, आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, पैसा नहीं दिया, तो मैं इससे इफेक्ट होऊंगा। बहुत होगा तो मेरी फैमिली हो सकती है, हमारे कंपनी के लोग हो सकते हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन सर्टेनली सोसाइटी एज अ होल तो इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो यहां से बेसिक जानकारी तो क्लियर हो गया कि ये सिविल लॉ का पार्ट है। कोई यदि पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिविल लॉ का पार्ट है या क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक सिविल लॉ का पार्ट है, क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है। अब जब सिविल लॉ का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पनिशमेंट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं वो कहाँ करते हैं, क्रिमिनल लॉ में करते हैं, सिविल लॉ में नहीं करते। ठीक है, एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं, आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि सिविल लॉ में भी कहाँ पे हम पनिशमेंट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यदि हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, वहां पे यदि आप दूसरी शादी करते हैं इन सब्सिस्टेंस ऑफ योर फर्स्ट वाइफ, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस आईपीसी के तरह वहां पे डील किया जाता है। यदि हम ट्रिपल तलाक की केस देख लें, ये भी एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये भी एक सिविल मैटर है। एक हस्बैंड एक वाइफ, दो अलग अलग पार्टी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे भी पनिशमेंट का प्रावधान है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे सिविल लॉ में पनिशमेंट की बात करी गई हो, बट ये रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। जो सिविल लॉ है उसमें रूल क्या है, रूल है कंपनसेशन, रूल है पैसा देना, जो है नुकसान हुआ उसका भरपाई करना। लेकिन क्रिमिनल लॉ में रूल क्या है, क्रिमिनल लॉ में रूल है पनिशमेंट, और पैसे और फाइन वगैरह तो वो होते ही रहता है, मतलब उसमें लगा दिया तो ठीक है। लेकिन सिविल लॉ की जब हम बात करते हैं तो सिविल लॉ में हम क्या करते हैं, पनिशमेंट की बात नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, समय आने पे मैं उसको भी डिस्कस करता रहूंगा।
तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के जड़ में जाने का प्रयास करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वर्ड नहीं भी था तब भी जो चीजें चलती थी, व्यापार होता था, एक दूसरे से डील होते थे। आप कॉन्ट्रैक्ट को जब यदि समझना चाहें तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने हर दिन डेली की चीजों में हर दिन कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंक्लूडिंग यदि आप कुछ अमेजोन से कुछ मंगा रहे हो, कुछ ऑर्डर कर रहे हो, या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो देखते हैं ना, उसमें लिखा रहता है कि 7 डेज रिप्लेसमेंट, 10 डेज रिप्लेसमेंट। मतलब ये हुआ कि 7 दिन के अंदर यदि खराब है प्रोडक्ट, कुछ भी हो गया, रिप्लेस कर देगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने करा है, ये आपके और उसके बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। यदि नहीं करते हैं तब क्या होगा? तब हम क्या करते हैं, उसको मेल करते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बाद लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और लीगल एक्शन लेंगे तो क्या होगा? उस पार्टिकुलर व्यक्ति को कोर्ट में आना पड़ेगा और तमाम चीजें करनी पड़ेगी, व्हाटएवर, वो चीज छोड़िए। तो कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक आसान चीज है कि मतलब बोला और हो गया कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उन तमाम स्टेप्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको भेजा था उसमें बड़े अच्छे से डिस्कस करा है कि किस तरीके से से हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है। हमने उसमें प्रपोजल की बात की, हमने उसमें एक्सेप्टेंस की बात की, प्रपोजल को ऑफर कहते हैं वो भी मैंने बताया। उसके बाद हमने बात किया कंसिडरेशन का, बात किया कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया फिर कुछ ना कुछ पैसे की बात करेंगे, तो वो कंसिडरेशन की बात हमने करी। उसके बाद कंसिडरेशन जब लॉफुल है, अब लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन खराब नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा, बहुत सारी बातें हमने उस वीडियो में करी थी। उसके बाद जब ये सारी चीज फुलफिल हो जाता है तब हम बात करते हैं कि ये एग्रीमेंट हो गया। और एग्रीमेंट यदि इफ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई मतलब एक ही टाइम में आराम से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है। ठीक है। तो ये एक ओवर व्यू है, ढांचा है। अब हम एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी डाउट आपका नहीं रहे। ठीक है। और पहला लेक्चर यदि आपने देखा है, जो मैंने वीडियो देखा भेजा था आपको, तो शायद आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम यदि होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के पहले वो वीडियो को देखें, तभी ये लेक्चर देख पाएं तो ठीक रहेगा। ठीक है। अब देखिए, पहले यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ऑफर लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, कंसिडरेशन है, कैपेसिटी है, मेजर, कंसेंट, अनलॉफुल एग्रीमेंट, वेजर, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज, ब्रीच, डैमेजेस। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, और इन वर्ड्स का लिखने का सिंपल सा मतलब है कि इन तमाम वर्ड्स को इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करा गया है। और एनसीईआरटी ये आपसे उम्मीद रखती है कि मेरा जो स्टूडेंट है, जो इस बुक को पढ़ रहा है, जो इस चैप्टर को पढ़ रहा है, वो इस चैप्टर को खत्म होने के बाद कम से कम ये जो ऊपर 5, 7 या 10 वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड्स को आराम से एक्सप्लेन कर सकें। यदि आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपने पूरा सही से कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है। तो जब भी कोई भी चैप्टर आप देखिए, उसमें जो 5, 7, 10 वर्ड दिए रहते हैं स्टार्टिंग में, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब आप चैप्टर पढ़ लें, जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं, तो उन तमाम वर्ड्स को डिफाइन करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, और इसलिए वहां पे वो चीज दिया गया होता है। ठीक है। ये भी जरूरी है कि ये तमाम वर्ड्स जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और चांसेस है कि क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, और इसीलिए आपको इसमें फोकस करना ही चाहिए। खैर, अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद ये सब वर्ड दोबारा अगर के रिविजिट करेंगे आप, और जब रिविजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और हम उतना ही पढ़ने का प्रयास करते हैं जितना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। बाकी का जो बच जाएगा, जो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होंगे, वो हम एडवांस क्लासेस में पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको कर लेते हैं ताकि हमारा बेस बन जाए। क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ बिकॉज ऑल कमर्शियल लॉज ट्रांसेक्शंस यूजुअली बिगन विथ एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही लूज सेंस में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को यूज करा गया है।
आप में से जो लोग पहले लेक्चर को देखे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। तो बहुत ही लूज सेंस में कह रहा है कि कॉमर्शियल लॉ में बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन जो हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के हो ही नहीं सकते, और यदि नहीं हो सकते तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से नहीं ड्राफ्ट करेंगे, ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो सामने वाला पार्टी क्या होगा, ब्रीच करेगा, वो पैसा नहीं देगा, और पैसा नहीं देगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस आपका ठप हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेल परचेज और एक्सचेंज ऑफ सर्विस हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज। इन सच इंस्टेंसेस एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द राइट्स, obligations and liabilities of parties when they enter into any business transaction. The Indian Contract Act is the law governing contract in India. अब हम देखिए बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो हम पूरे विश्व में कहीं भी किसी से कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई लॉ की बात करें तो कोई तो लॉ हमारे पास होना चाहिए जिस लॉ को यूज करके हम कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करें, जिस लॉ को यूज करके हम किसी भी क्लॉज को जो हम कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं उसको हम वेरीफाई करें, चेक करें। कहीं ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके लॉज को जो है कंफ्लिक्ट करता है या लॉज के इन अकॉर्डेंस में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक ढांचा, एक स्केलेटन तो होना चाहिए, और जब हम उसी स्केलेटन की बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक स्केलेटन है, और इसी के तहत, इसी के अकॉर्डेंस में हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट करते हैं। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं। और यदि कोई भी क्लॉज ऐसा पाया गया कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट कर रहा है तो माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, वो वाइड है या वाइडेबल, वॉटेवर, वो बाद की बात है। मतलब ये हुआ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल नहीं है, लीगल वे में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या करना होगा, पहले आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए और उसके इन अकॉर्डेंस में आप कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कीजिए, तभी आपका ये सही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक अलग एक्ट है। अब हमें इतना समझ में आ गया है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पढ़ना यही है, इसी के अकॉर्डिंग हमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सिंपल सा बात है कि ये जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। हम सेक्शन वाइज यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जब आप डिटेल में एलएलबी के कोर्स में इनरोल हो जाएंगे, आप वहां पे पढ़ाई करने लगेंगे लॉ का, तब आपको एक्ट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी जरूरत नहीं है, अभी उतना ही चीज आपको दिया जा रहा है जितना में आपका काम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत लेट आते हैं यार। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रेफर्ड to as the ICA Indian Contract Act, an agreement that is enforceable by law is contract। ये सेक्शन 2H, कुछ सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब इससे पहले कि हम यहाँ पे जाएं, वैसे लोग जो नहीं लेक्चर को देखे हैं इससे पहले वाला, उनके लिए बहुत ही संक्षेप में मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे आप में से जो लोग नहीं देखे हैं वो दोबारा जा करके उस वीडियो को देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जब भी बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप आए, हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट कर दो, साइन करवा लो, नहीं होता ऐसे। सबसे पहला स्टेप यदि होगा तो हम ऑफर करेंगे, ऑफर करेंगे या प्रपोज करेंगे, प्रपोजल देंगे कि हाँ साहब हम ये चीज बेचने का प्रयास कर रहे हैं, इतना जो है, इतना इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि ये सारी चीजें क्वालिटी है इसमें, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आपको यदि खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। उसके बाद जो है ये बंदा यदि प्रॉमिस करता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। जो एक्सेप्टेंस होगा, सामने वाला जो पार्टी है वो देखेगा कि हाँ ये चीज है, ठीक है, अच्छा है, खराब है। यदि उसका मन किया तो प्रॉमिस करेगा आपको कि हाँ जी ठीक है, ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें पसंद है ये भी, आपको भी बेचने की मर्जी है, उसको भी खरीदने का मन है, प्रॉमिस करा। उसके बाद जो है अब पूछेगा वो आपसे कि साहब बेचेंगे तो जरूर, लेकिन मुझे भी खरीदने का मन है, आपको भी बेचने का मन है, लेकिन क्या पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे, क्या करोगे, क्या लेना है आपको, कितना रकम चाहिए।
तो वो चीज आप बताएंगे कि साहब ऐसा है कि देखो ये पेन हमें 2,000 रुपए में खरीदना है, ये डिजिटल पेन है, 2,000 रुपए में हम दे सकते हैं आपको, आपको खरीदना है तो बोलिए। अब ये जो पैसे की बात हमने करी वो कंसिडरेशन कहलाता है। ये पैसा जो है वो क्या है, कंसिडरेशन। मैं स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि दिमाग में आपको चीजें बैठ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा नहीं है कि एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। ठीक है। जब ये कंसिडरेशन भी हो गया, आप कंसिडरेशन में फिर एग्री होगा कि हाँ बंदा एग्री है नहीं है, वो बोलेगा नहीं जी 1,500 में दे दो, फिर आप निगोशिएट करेंगे एंड वॉट एवर जो भी आएगा रिजल्ट वो अलग चीज है, लेकिन ये जो अमाउंट है वो कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है। और ये जब हुआ तो बोलोगे हाँ साहब ठीक है ऐसा करते हैं, अब एग्रीमेंट बनाइए लिखिए। अब ये तो ठीक हो गया, अब क्लॉज पे बनाएंगे ना कि हाँ ये चीज मैं ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इतना पैसा में लिया, इस दिन लिया, ये और भी जो भी टर्म्स कंडीशंस आपको रखने होंगे वो हम एग्रीमेंट में लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां तक भी बात समझ में आ जाती है कि चलो ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन यहां तक आने के बाद भी, एग्रीमेंट तक आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो। आपका जो करार है, आपका जो क्लॉज है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो और एग्रीमेंट में ही आकर रुक जाए। मतलब ये हुआ कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये बात तो समझ में आ गया। वैसे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होंगे जो लॉफुल होंगे, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करेंगे, वो किसी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को वायलेट नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो लॉफुल होगा सब कुछ उसी में आपको कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा। यदि कुछ ऐसा चीज है जो एग्रीमेंट आपने कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी प्रोविजंस को यदि वायलेट कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा और माना जाएगा। वो बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, वो कंडीशन को बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़े संक्षेप में और बहुत ही समराइज में मैं बता रहा हूं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉलो करना यही सिस्टम को है। पहला ऑफर एंड प्रपोजल होगा, फिर प्रॉमिस होगा, तीसरा कंसिडरेशन होगा, चौथा एग्रीमेंट वो बनेगा। और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाए जरूरी नहीं है, वैसे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। यदि कोई ऐसा क्लॉज, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन कन्फ्लिक्ट में है, उनके प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कि हम एग्रीमेंट कुछ ऐसा किए कि अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए मैंने कहा कि हमको आरडीएक्स बेचना है, हमें बम बनाना है, तो आरडीएक्स हमें चाहिए। ये चीज अनलॉफुल है और इसमें आपने ऑफर कर दिया, सामने वाला प्रपोजल जो है प्रॉमिस भी किया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, कंसिडरेशन अमाउंट भी हो गया कि भैया 10 करोड़ रुपया मैं दूंगा, हमें 10 kg आरडीएक्स चाहिए। एग्रीमेंट सब कुछ बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अनलॉफुल चीज है, और जब अनलॉफुल चीज है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब सी बात है, क्या होगा, इतना होने के बावजूद भी, ये 4 स्टेप फॉलो होने के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे अनलॉफुल चीज है, यहाँ पे किसी और एक्ट का वायलेशन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं, तो हर चीज का यहाँ पे हमें देखना होता है। जब भी हम ब्रीच की बात करते हैं या कोर्ट में मैटर जाता है, तो सबसे पहला लॉयर यही चाहता है कि हम किसी ना किसी तरीके से ये देख लें कि ये किसी ना किसी प्रोविजंस के, किसके प्रोविजंस के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के वायलेशन में है। और जैसे ही वो ये प्रूव करेगा कि दिस पार्टिकुलर प्रोविजंस which are enumerated in the agreement between the parties are not in accordance with the Indian Contract Act 1872, उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं तो सामने वाला पार्टी आपके लिए लायबल नहीं होगा, आपको पे क्यों करे जब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो ये तमाम चीजों को, बहुत ही लीगल बारीकियों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है। तो हम ड्यूरिंग दिस लेक्चर हम कुछ ना कुछ इसमें एग्जांपल्स और देखेंगे ताकि हम इसको आराम से समझ सकें। चलिए अब बहुत संक्षेप में मैंने बता दिया है आपको, बाकी का यहाँ पे देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी कहना चाहता है। कहता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रेफर्ड टू एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आईसीए, एन एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एन एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का भरपूर चांस है। कहता है कि एन एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये 2H में लिखा गया है कि वैसा ही एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, मतलब जो लॉ के तर्क संगत में होगा, न्याय संगत है, लॉ के इन अकॉर्डेंस में, लॉ के प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर रहा है। कौन सा लॉ? आईसीए की बात कर रहा है, ऊपर यहाँ पे दिया गया है, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब यहां तक तो समझ में आ गया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
ये बात समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे रह सकता है कि आप सही गलत चुनिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो ये सारी बातों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन ये रह सकता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तो ये सब जो है आप देख लीजिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जरूर वो लॉफुल कंसिडरेशन में होगा, लॉफुल एग्रीमेंट होगा, तभी तो चेंज हुआ है, ये बात सही है। लेकिन दूसरा वाला जो है मैंने जो पहले बताया था वो बात सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है एन एग्रीमेंट इन सिंपल वर्ड इज अ प्रॉमिस। अब यहाँ पे बड़ी लूज सेंस में, चूंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का चीज है और क्लास 12th का लेवल का चीज है, तो बहुत ही बेसिक वे में बताया है। चीजें कुछ अलग भी हो सकती हैं आगे चल करके, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक अभी के लिए आप इतना ही समझिए। क्या कह रहा है कि एन एग्रीमेंट इन सिंपल वर्ड, बोला कि बहुत ही सिंपल साधारण वर्ड में, टेक्निकलिटी को हटा दीजिए, आप लॉ के जानकार नहीं है, एकदम बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, तो कहता है कि एन एग्रीमेंट इन सिंपल वर्ड इज अ प्रॉमिस, कहते हैं उसी को प्रॉमिस कहते हैं। हालांकि ये बात ठीक नहीं है करना यदि एडवांस लॉ में हम बात करें, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब समझ गया कि हाँ ठीक है, एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसको प्रॉमिस भी कहते हैं, बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि एग्रीमेंट और प्रॉमिस में अंतर है जी, क्योंकि प्रॉमिस तो यहीं पे हो जा रहा है, जब हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ जी हम लेंगे ये चीज और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे प्रॉमिस हो जा रहा है, लेकिन एग्रीमेंट तो यहाँ पे आके बन रहा है कंसिडरेशन के बाद। तो टेक्निकल यदि देखें, टेक्निकलिटी के साथ देखें तो दोनों सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकलिटी को क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि ये बच्चे को पढ़ा रहा है, ये क्लास 12th के बच्चे को पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से टेक्निकल उसको हो जाएगा, तो फिर उनको चीजें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे किया है। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें इसमें मिलेंगे जो बहुत ही बेसिक वे में किया है, एडवांस यदि आप उसको पढ़ेंगे अंदर जा करके तो वो चीजें लगेगी गलत दिया है, गलत नहीं दिया है ये एक्चुअली, इसको बहुत ही ल्यूसिड वे में दिया है, बहुत ही सिंपल वे में दिया है, इसलिए आपको लगता है कि ये चीज गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये बात अभी मैंने बताया। एग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया लाइक कंसिडरेशन, पार्टीज मस्ट बी competent, free consent between the parties, lawful object and not expressly declared void by law in order to qualify as a contract। बोला कि सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट वैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे यदि फ्री कंसेंट नहीं है बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है कि फ्री कंसेंट। देखिए यहाँ पे पार्टी पहले तो कह रहा है कि पार्टीज मस्ट बी, यहाँ पे शुरुआत से कर देते हैं, एग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया लाइक कंसिडरेशन, जो हम पैसे देंगे उसके एवज में वो कंसिडरेशन होना चाहिए। पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट, दो जो पार्टी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वो कंपिटेंट होना चाहिए, उसमें एक माइनर नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, तमाम चीजों के बारे में यहाँ पे बताया है कि कंपिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज के बीच में। एक यदि 4 साल के बच्चे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अरे वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जो पार्टी है वो कंपिटेंट नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें भी टेक्निकल यदि बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि जो बच्चे के फेवर में किया जाएगा, बच्चे के फायदा वाली बात होगी, तो वो चीज लॉ मानेगा कि हाँ ये वैलिड है, लेकिन जैसे ही बच्चे के नुकसान की बात आएगी वो मना कर देगा, बोला नहीं जी ये नहीं, मैं इसे नहीं मान रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट, फ्री कंसेंट, दो पार्टीज हैं उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए, जबरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से कंप्रोमाइज करके आप ये काम कर रहे हैं। फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, आप लॉफुल ऑब्जेक्ट की खरीद बिक्री की बात कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट को आप नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे AK-47 का कर दें, लॉफुल नहीं है। आप लोकल कट्टा जो होता है गोली चलाने वाला वो वाला उसको कर लें, लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, जिस चीज को आप खरीद और बेचने की बात कर रहे हैं, वो चीज लॉफुल होना चाहिए, वो जो है लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए, किसी भी लॉ को। भारत में जितने भी लॉ विद्यमान हैं, जितने भी लॉ प्रेजेंट हैं, उनमें से किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलेगा, इसके लिए आपको लॉयर के पास जाना ही पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट लॉयर से ही कराया जाता है, ताकि इन तमाम चीजों को वो ध्यान में रखते हुए करते हैं। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ, मतलब कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो उस पार्टिकुलर चीज को मना करता है। जैसे आप यदि मैरिजुना, गांजा और अभी भांग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है अभी मार्केट में, देख ही रहे हो, उसका यदि आप खरीद बिक्री करते हो, अरे वो एक्सपीरियंस डिक्लेयर्ड वाइड है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो बैन है। अभी बहुत सारी चीजें बैन हो जाती है, मेडिसिन कोई बैन हो जाता है जो कि ड्रग्स का में यूज होता है, तो वो बैन हो जाता है। जब बैन हो गया, वाइड हो गया बाय लॉ, तो वो नहीं कर सकते आप उसका खरीद बिक्री, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी किसी ना किसी तरीके से, जो ऊपर लिखा गया है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो हैव द इंटेंशन एंड माइंड सेट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये वाला जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन ये कह रहा है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये जरूरी है कि दोनों की मर्जी हो, दोनों का इंटेंशन हो, दोनों का मन है कॉन्ट्रैक्ट करने का। यदि कोई बेच रहा है कोई चीज तो दूसरे वाले पार्टी को खरीदने की मर्जी हो, जबरदस्ती वाली चीजें नहीं हो। और इंटेंशन कई बार देखा जाता है कि क्या पार्टीज का इंटेंशन था खरीद बिक्री करने का, क्या पार्टीज का इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट में आने का। और यदि माना जाए, यदि वो पता चलता है कि इंटेंशन लैकिंग है, इंटेंशन नहीं है, उस सिचुएशन में फिर प्रॉब्लम आ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं माना जा सकता है, डिपेंड। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे उसी चीज को जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायग्राम बना करके यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। देखिए क्या कह रहा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप है, ये बात समझ में आ गया। ये जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट के पहले का जो स्टेप है। मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट होंगे और सर्टेन कंडीशंस पूरे होने के बाद ये क्या चेंज हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब अब यदि हम ये कहें कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मतलब हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए, तभी तो बोल रहे हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, यहाँ पे आ गए। टेक्निकल देखिए आप समझिए, कहता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मतलब जब यहाँ पे आए हैं, जब सी के पास हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए को क्रॉस करके आए होंगे, एग्रीमेंट को क्रॉस करके आए होंगे। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। ऐसे आप समझिए बहुत ही सिंपल वे में कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, आंख बंद करके इसको टिक करना। कहा जी, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो एग्रीमेंट को क्रॉस करके ही आए हैं हम, क्योंकि एग्रीमेंट वाला जो स्टेप है वो कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले का स्टेप है, पहले का स्टेशन है, पहले का हॉल्ट है, तो वहां से क्रॉस करके ही हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे कह रहा है बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब कह रहा है कि ये यहीं पे गाड़ी अभी यहीं पे है, क्या कर रहा है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वैसे एग्रीमेंट जो अनलॉफुल होंगे, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होंगे, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ही नहीं हो सकता। यदि हम सिंपल भाषा में इसको कहें तो वैसे एग्रीमेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस को वायलेट करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो सकते, वो एग्रीमेंट रहेंगे लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का भरपूर चांस है। तो आप जो है ये बताइए कि यहां तक बात क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ है। आप बताइए, आपके पास 1 मिनट है और 1 मिनट बाद आप दोबारा ज्वाइन करेंगे इस लेक्चर में और हम फिर आगे का जो बचा हुआ चीज है उसको हम पूरा करेंगे। बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। ओके सर, ऑल क्लियर। सारे लोगों को ऑल क्लियर सर। कुछ भी डाउट नहीं है? नो सर, सब नो सर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप इसमें जो सेक्शंस दिए गए हैं, वो जितने भी सेक्शंस इसमें दिए गए हैं उसको नोट कर लीजिए और कम से कम इतने को याद कर लीजिए कि ये जो एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ पे दिया गया है, कई बार पूछ लेगा। तो सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे ही और भी आएंगे दो चार, ज्यादा नहीं है, दो चार ही है, तो कम से कम इतना कर लीजिए। बाकी का सब याद तो नहीं कर सकते आप, इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर अभी कर लें याद तो फिर लॉ में जब पढ़ेंगे तब क्या करेंगे, है ना। तो कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए, बाकी का जितना यहाँ पे दिया गया है उसको आप रट लीजिए, उसको आप याद कर दीजिए, उसको आप किसी अलग तरीके के नोट में वहाँ पे रख लीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी अभी दोबारा आप ज्वाइन कीजिए, अभी ये लेक्चर खत्म होगा और फिर हम आगे का जो लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।